नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो लेकर के। जैसे कि हमारी पाठ्यक्रम चर्चा की सीरीज़ चल रही है, उसी बीच हम आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तरियाँ लेकर के आए, ट्रिक वाली कुछ और वीडियोस लेकर के आए, जिससे हमारी कोशिश है कि आपको ट्रिक के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को पढ़ाया जाए। क्योंकि जो पहली वीडियो है उसमें हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। तो 15% जो आपका काम है वो ट्रिक से निकलेगा, 70% आपको अवधारणा के अनुसार पढ़ना पड़ेगा और 15% आपको रट्टा भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो 100% है वो पूरा हो जाता है। तो साथियों, आज की हमारी जो वीडियो है वो आधुनिक काल पार्ट 2 पाठ्यक्रम चर्चा की है, जिसमें कि हम पद्य भाग पहली वीडियो में कर चुके हैं और दूसरा भाग हम आज शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, जो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास आधुनिक काल में जो हुआ है, प्रमुख रूप से माना जाता है, तो जो मुख्य रूप से गद्य का प्रचलन है वो आधुनिक काल में ही हुआ है। आदिकाल में भी गद्य की रचनाएं मिलती हैं और भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ पर जो गद्य रचनाएं हैं वो मिलती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वह आधुनिक काल में हुआ है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल नाम से पुकारा, जिस कारण विद्वानों ने उनकी आलोचना भी की कि गद्य काल कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस काल में पद्य रचना हुई ही ना हो। परंतु यदि देखा जाए तो इस काल में गद्य रचना और पद्य रचना दोनों एक समान ही हुई है कि भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसमें काव्य रचना बहुत हुई है, जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध काव्य रचनाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं। वो चाहे द्विवेदी युग ले लिया जाए या फिर भारतेंदु युग। तो जो गद्य की विधाएं हैं, आपको ऐसा नहीं है, आपको हम ऐसा पाठ्यक्रम करवा रहे हैं कि आप बोलो कि सर नेट में कई चीज़ें हैं, जैसे आपने व्याकरण यहाँ पे डाली हुई है, तो आप ये मान करके चलिए अगर आपको नेट में व्याकरण नहीं भी आती और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर आपसे व्याकरण पूछी ही जाएगी। तो हमने एक इस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार किया है कि हिंदी साहित्य को लेकर के कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं की भी इंटरव्यू हो, आपको पता हो उसमें हमने क्या करना है। इसमें जो गद्य की विधाओं में हम कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी और यात्रा वृत्तांत को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। आकांकी और रिपोर्ताज को भी पाठ्यक्रम में कई बार मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन हम यहाँ पर उनको भी मेंशन करेंगे और आपको कम से कम यहाँ 10+2 12 से 14 विधाओं के बारे में, हम जो गद्य की विधाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गद्य की शुरुआत मुख्य रूप से वो भारतेंदु युग से मानी जाती है। इससे भी पहले 4 लेखक आते हैं जिनका गद्य के विकास में विशेष योगदान माना जाता है। तो वो जो गद्य के 4 प्रमुख लेखक हैं, तो उनमें सबसे पहले जो चर्चा होती है वो किसकी होती है, तो उनमें सबसे पहले चर्चा होती है सदासुखलाल न्याज की। इस रचना को याद रखने का आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि आप प्रेम सागर, लल्लू लाल और सुख सागर में कंफ्यूज होते हो। तो सदासुखलाल में सुख शब्द देखिए, यहाँ पर सुख है, इनकी रचना में भी आपको सुख मिलेगा। तो सुख, सदासुखलाल ने सुख सागर की रचना की है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम उनको समझना होता है, ताकि हमें जो कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न हैं आप उससे कन्फ्यूज़न में ना आओ। कि इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी नामक एक रचना की है, जिसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना करी है और लल्लू लाल ने प्रेम सागर की। यहाँ पर आपको बताया है सुख सागर जो है वो सदा सुखलाल ने, इसमें आपको सुख और सुख मिलेगा। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि लल्लू प्रेम में लल्लू है, लल्लू प्रेम में लल्लू है। तो प्रेम सागर किसकी रचना हो जाएगी, लल्लू लाल की रचना हो जाएगी। इसके बाद यदि बात करें कि गद्य विधाओं से संबंधित मुख्य साहित्यकार आपको विशेष रूप से कई बार मेंशन किए होते हैं, कई स्टेट लेवल की परीक्षाओं में या नेट में कई बार मेंशन नहीं होते हैं, परंतु यदि उन्होंने किसी काल को मेंशन कर दिया है तो हमने उस काल के कवियों को या गद्य लेखकों भी अच्छे से भी पढ़ना होता है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है।
तो उनको जब भी हम कुछ भी पढ़ेंगे तो टॉपिक टाइम आपको विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कहानी की, तो कहानी के जब हम चर्चा करेंगे उसमें हम कहानी की उद्भव और उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका उद्भव और उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्रमुख कहानीकार विशेष रूप से चर्चा का विषय रहेगा हमारा। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, प्रश्न आएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट डाउन करना है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कहानी आंदोलनों की बात की जाएगी इसमें, कि कहानी के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जो इसमें पूर्व दीप्ति, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक, साम्यवादी आदि कहानी किन्हें कहा जाता है। और जो प्रमुख कहानीकार है उनमें आ जाता है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, सुदर्शन, कमलेश्वर और यशपाल। मुंशी प्रेमचंद की यदि हम बात करें तो इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद आदर्शवादी एवं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ या फिर उपन्यास लिखते थे। इनकी कहानियाँ और जो उपन्यास थी वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी मानी जाती हैं। लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी है जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। तो उसके बाद आ जाती है यदि हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, ये कवि भी हैं और कहानीकार भी हैं। प्रसाद ने 69 कहानियाँ लिखी हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं और मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो जो गांव प्रसिद्ध कहानी है ये किसकी है, प्रसिद्ध और प्रथम कहानी जयशंकर प्रसाद की है। इसके पश्चात यदि बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। इनके उपन्यास परख सनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, तो जो भी इनके उपन्यास है वो भी इनके मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। और इनकी कहानियाँ जो हैं, कहानियों में खेल, पाजेब, फांसी, बाहुबली, एक रात जो कहानियाँ आती हैं ये भी इनमें मनोविश्लेषण के तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। ताना बाना जो इनका बुना गया है वो मनोविश्लेषणवाद को आधार बना करके ही बुना गया है। फिर उसके बाद आ जाता है मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। कृष्णा सोबती प्रमुख कथा लेखिका है और उपन्यास कहानियाँ इन्होंने दोनों लिखी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। सिक्का बदल गया इनकी प्रमुख रचना है जो आपको नेट के पाठ्यक्रम में मेंशन भी है, और जिसमें कि शाह और शाहनी की कथा है। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको उसकी चर्चा करवाई जाएगी। आपको बता दिया जाए कि हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की कोचिंग दी जाती है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लिंक में हमारी अब तक की सभी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हम किस प्रकार पढ़ाते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रतिदिन 2 टेस्ट लिए जाएंगे और संडे को आपका मास्टर टेस्ट होगा। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका, जो कमलेश्वर हैं सबसे इनका महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारिका पत्रिका के ये संपादक, ठीक है जी। और इन्होंने बयान, तलाश, राजा निर्वंशिया कहानी लिखी है, जिसमें राजा निर्वंशिया में जगपति चंदा इनकी कहानी की जो वर्णन किया गया है और ये नेट में इस पर विशेष रूप से मेंशन है। और इसमें अगर आप देखोगे तो पिछली जो परीक्षा हुई है एक कथन जो है वो इसी कहानी में से पूछा गया था। तो यशपाल साम्यवादी कहानीकार हैं। वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, चक्कर क्लब जो है इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड विस्तृत टॉपिक है जिस पर हमें विशेष रूप से एक रणनीति के आधार पर चलना पड़ेगा। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कथन भी आते हैं और इसका हम उद्भव और विकास करेंगे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला या प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये। और चंद्रकांता के रचयिता कौन है? चंद्रकांता के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर, जिसमें कि अगे जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इस टॉपिक को हम विस्तार से करेंगे। आगे बात आती है नाटक की। नाटक का उद्भव और विकास करेंगे। प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश का जो आधुनिक काल के नाटकों में बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे नामक 3 नाटक लिखे हैं। पैरों तले की ज़मीन जो इनका है वो अधूरा नाटक है, जिसे इनके मित्र कमलेश्वर ने बाद में आगे चल करके पूरा किया था। और इसमें हम जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क नाटक में भारतेंदु और प्रसाद का जो है वो बड़ा नाम है। भारतेंदु ने 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें 9 अनुदित और 8 मौलिक माने जाते हैं इनके। कहीं कहीं विद्वानों में इसमें मतभेद भी है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, अंधेर, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं।
जयशंकर जो प्रसाद हैं वो आपके क्या है, ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके नाटक जो हैं वो मंचनीय कम हैं। इनके नाटकों में आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास के दर्शन होते हैं। विशाख, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त जो इनके नाटक हैं, मोहन राकेश जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की थी पहले ही। इनका आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जो है वो प्रमुख नाटक हैं। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। पैरों तले की ज़मीन इनका मोहन राकेश का अधूरा नाटक है जिसे इनके मित्र कमलेश्वर ने पूरा किया था। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क, शारदया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि नाटकों की जो है रचना की है। फिर आता है विष्णु प्रभाकर, युगे युगे, क्रांति, टूटते परिवेश। डॉक्टर जो है, डॉक्टर इनका मनोवैज्ञानिक नाटक माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल सिलेबस में आपके कई बार मेंशन नहीं रहते हैं, परंतु यह दोनों ही नाटककार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने बहुत से नाटकों की रचना करी है जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो साथियों, यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत कृपाल, जिसमें आपको कोचिंग दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब निबंध की यदि बात करें, निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा नाम है। प्रमुख निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि विद्वानों के नाम लिए जाते हैं जो कि बहुत प्रमुख हैं। कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रामचंद्र शुक्ल निबंध में शुक्ल युग हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध इन्होंने लिखे हैं। चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है। हरिशंकर जो परसाई है ये व्यंगकार क्या हुए हैं, व्यंगकार हुए हैं प्रमुख रूप से। ठिठुरता हुआ, गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यदि हम बात करें तो ये एक सांस्कृतिक निबंधकार हैं। सांस्कृतिक निबंधकार वो होता है जो संस्कृति से संबंधित अपने रचनाएं लिखता है। तो इनके जो निबंध हैं उनमें संस्कृति की झलक आपको विशेष रूप से देखने में मिलेंगी। कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता और जो इनका बाकी टॉपिक टाइम जो भी हम बात करेंगे इनकी विस्तार के साथ करेंगे। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुज, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है। इसके बाद बात आती है आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण की। इसमें इन तीनों को हमने एक साथ लिखा है कि प्रश्न क्या आ सकता है इनमें से कि पहली आत्मकथा कौन सी है, पहली जीवनी और संस्मरण किसने लिखा है, इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। जैसे यदि आप बात करो आत्मकथा, तो आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहा। आत्मकथा किसी भी लेखक द्वारा स्वयं लिखी जाती है, जैसे कि आप इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई है जो अपनी आत्मकथा है। तो हरिवंश राय जी की आत्मकथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आता है। जीवनी को बायोग्राफी कहा जाता है। इसे कोई दूसरा लेखक किसी के बारे में लिख सकता है, जैसे कि विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की आवारा मसीहा नामक एक जो जीवनी है उसकी रचना की है। संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में मेमोयर्स कहा जाता है। यह प्रश्न आ जाता है। आत्मकथा जो है वो स्वयं लिखी जाती है, जैसे नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। जीवनी जो है वो दूसरों द्वारा लिखी जाती है, जैसे आवारा मसीहा आपको पहले बताया मैंने। और आगे बात आती है रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और डायरी की। ये जो तीन विधाएं हैं, ये तीनों विधाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रश्न आता है। ये सभी छोटी छोटी विधाएं हैं परंतु बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से प्रश्न जरूर आएगा। जैसे पहला रेखा चित्र कौन सा है, यात्रा वृत्तांत, डायरी कौन सी है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर हमने कुछ एक चीज़ें निकाली हैं जिससे टॉपिक टाइम आपको वो चीज़ें कम याद करनी पड़े। और चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। जैसे कि हम एक ट्रिक बता रहे हैं अभी आपको यहाँ पर कि आपको परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि जो मिश्र बंधु हैं उनमें तीन भाई हैं, तो तीन भाइयों में आपको नाम याद करने होते हैं। आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि उसमें कौन आएगा, कृष्ण बिहारी आएगा, गणेश बिहारी आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एक ट्रिक याद करनी है। हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, तो ये आपने पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। ये हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है गशश। गशश लिखा हुआ है, इसको आपने याद कर लिया तो आप ज़िंदगी भर के लिए, याद क्या है ये आपको भी याद हो जाएगा और इसको आप ज़िंदगी भर के लिए कभी नहीं भूलोगे। इसमें है क्या आपको बता दिया जाए कि जैसे आप देखोगे, अब मैंने लिखा था ग शश, ठीक है। तो ग से क्या आएगा, ग से आपका आएगा गणेश बिहारी मिश्र। ग से क्या आएगा, गणेश बिहारी मिश्र। श से आएगा श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे जो है श से आएगा पूरे वाले से शुकदेव बिहारी मिश्र। तो ये जो तीन है, ये तीनों मिश्र बंधु हैं जिसमें
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आता है। परीक्षा में आपको एक नाम दिया जाता है कृष्ण बिहारी मिश्र का, जो कि मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आता है। ये ट्रिक आपने याद कर ली तो आप ज़िंदगी भर इनको कभी नहीं भूलोगे। और जो बात हम बोल रहे हैं कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ट्रिक बना रखी हैं, आप हमारी पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। और कक्षा में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। प्रतिदिन 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास होती है, जिसमें बच्चों को हिंदी साहित्य की तैयारी करवाई जाती है। ऑनलाइन बैच चल रहा है। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचनी है। एकांकी मेंशन नहीं रहती है पाठ्यक्रम में, बट हम इसको भी करेंगे। हिंदी गद्य में हमारे पास 12 विधाएं हैं। इनमें से 12 को अगर आप करोगे तो 24 से 25 प्रश्न आ सकते हैं। आपको इस तरह से आइडिया है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर एनटीए नेट का एग्जाम हो। आधुनिक काल क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो तो पद्य काल में से आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न आएंगे और 20 से 25 ही आपको आएंगे माना जाता है गद्य भाग में। ये आप स्टेट लेवल की परीक्षाओं की बात कर सकते हैं। यदि नेट की बात करें तो नेट में अगर आप आधुनिक काल की बात करें तो आपको दोनों विधाओं को मिला करके, यदि हम नेट के पेपर की बात करेंगे तो इन दोनों विधाओं को मिला करके आप लगा करके चलिए, आपको 20 प्रश्न आराम से यहीं से मिलेंगे आधुनिक काल से। ये कम से कम आइडिया दिया है, ये 20 से लेकर के 25 तक जा सकते हैं। लेकिन जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर जा कर के यहाँ पर 50-50 प्रश्न भी आ सकते हैं, जो स्टेट लेवल की, चाहे वो मास्टर कैडर एग्ज़ाम पंजाब का हो या फिर वो किसी भी स्टेट का, केरला का असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। तो आधुनिक काल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम चलते हैं आगे। समीक्षा सिद्धांत, बहुत से स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें समीक्षा सिद्धांत की बात आती है। जैसे जो भी विधाएं हम पढ़ते हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि, उनकी समीक्षा करना, शुरुआत इनकी कैसे हुई, कहानी या उपन्यास के तत्व क्या है, काव्य की परिभाषा। अब काव्य की परिभाषा, जो काव्य शास्त्र है वो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसको हम बड़ी ही आसान तरीके से कराएंगे। कि जैसे भामा ने कहा, क्या कहा है भामों ने, शब्दार्थो सहतो काव्यम। रुद्रट ने क्या कहा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ये काव्य की परिभाषाएं दी हुई। जगन्नाथ ने क्या कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऐसे ही विश्वनाथ ने क्या कहा है, विश्वनाथ ने जो उनका जो काव्य की परिभाषा का जो सूत्र है वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि उन्होंने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा हुआ है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर ऐसे ही जैसे आपको का भेद पढ़ने हैं काव्य के, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य की परिभाषा तथा विशेषता आ जाती है। काव्य की परिभाषा की यदि बात करें तो मैंने आपको बता दिया, वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ, और रमणीयार्थ प्रतिपादक अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा जाता है, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ ने माना है। इन्होंने रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना करी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की परिभाषाएं दी है, वो टॉपिक टाइम हम विस्तार से करेंगे। फिर आ जाता है इसमें काव्य की परिभाषा के बाद भेद, महाकाव्य, खंड काव्य भी हम करेंगे। गद्य विधाओं में निबंध, संस्मरण, आत्मकथा के स्वरूप एवं तत्वों का सामान्य परिचय हम लेंगे, कि जैसे इन विधाओं में कौन कौन से तत्व हैं जो इनकी रचनाओं में आवश्यक हैं। उपन्यास की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, इसमें विद्वानों की परिभाषाएं उपन्यास द्वारा दी गई। उपन्यास के तत्वों पर हम चर्चा करेंगे कि उपन्यास लिखते हुए किन तत्वों पर आवश्यकता होती है। तत्व जैसे कि कथावस्तु, कथानक, देशकाल, वातावरण, संवाद और उद्देश्य आदि। उपन्यासों के प्रकार और वर्गीकरण को भी हम करेंगे। अब हम एक प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं, 2 प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, जिसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन आंसर्स याद करवाए जाते हैं, जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 3-3 ट्रिक्स भी आपको एक ही प्रश्न की मिलती है, जिससे कि हर विद्यार्थी उसको पढ़ सकता है। कहानी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, जैसे हमने उपन्यास का करा कि कहानी की विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं की बात करेंगे। और कहानी लेखन में कौन से तत्व सहायक होते हैं, कथानक, पात्र, वातावरण, शैली और उद्देश्य आदि। वर्गीकरण, कहानियों के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाती है, यदि बात हम करें नाटक की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, कहानी, एकांकी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, निबंध की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण। इन सभी गद्य विधाओं को हम एक बार समीक्षा की दृष्टि से देख लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट भाग आता है, वो आता है आपका व्याकरण का। व्याकरण
तो यदि व्याकरण की बात करें, व्याकरण के भाग को हम सीरियसली लेंगे, ये जितना आसान आपको लगता है किसी भी परीक्षा के लिए उतना आसान होता नहीं है। आधुनिक काल और व्याकरण किसी भी एग्जाम में, जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें बहुत इनका महत्व होता है। भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार अर्थात वर्ण कितने हैं, उनका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, स्वरों और व्यंजनों के प्रकार आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें प्रकंपित वर्ण र जो है वो प्रकंपित वर्ण है, आपको पता होगा बहुत से बच्चों को, लेकिन क्यों है? अब आप इसका उच्चारण करके देखिए, र र आपकी जो जिह्वा है उसमें कंपन, एक से अधिक बार कंपन आ रहा है, तो प्रकंपन है यहाँ पर, इसे इसलिए प्रकंपित वर्ण कह दिया जाता है। इसी प्रकार आपको जो है प्रैक्टिकल कर करके बताया जाएगा, तब ताकर कि यदि आपको आएगा कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, वो आप आराम से आप बता सको। फिर इसी प्रकार शब्द विचार आ जाता है, उसमें क्या है, शब्द की उत्पत्ति, प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण, प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सार्थक और निरर्थक शब्द, सार्थक कौन से होते हैं, निरर्थक कौन से होते हैं, योग, यौगिक और योग रूढ़, इनको हमने टॉपिक टाइम विस्तार से करना है। यहाँ पर आपको एक रूपरेखा दी जा रही है कि हमने ग्रामर में, व्याकरण में आपको क्या करवाया जाएगा, यही सब आपको कोचिंग में भी करवाया जाएगा। और यहाँ पर हम जस्ट डेमो की वीडियोज़ डाल रहे हैं। यदि आप प्रॉपर पूरी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द विचार के अंतर्गत ही एक टॉपिक आता है जैसे संज्ञा, ठीक है ना। उसमें पाठ्यक्रम में जो पंजाब मास्टर कैडर के एग्जाम फिलहाल ही में आया हुआ है, उसमें आया है कि भाववाचक संज्ञा निर्माण, अर्थात भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता होना चाहिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। तो आपको ये हर चीज़ आपके टिप्स पर होनी चाहिए कि ज्ञान के संचित कोश को क्या कहा जाता है, सब कुछ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह जो परिभाषा है वो दी हुई है। फिर इसके साथ ही है विशेषण निर्माण, विशेषण का निर्माण कैसे होता है, टॉपिक टाइम हम इसको विस्तार से करेंगे। आगे फिर आ जाता है पद विचार, पद विचार करेंगे। जैसे राम शब्द की अगर हम बात करें या राम की बात करें, तो राम क्या है, राम संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, या क्या है इसमें से, तो यह सब आपको करवाया जाएगा, ट्रिक्स के थ्रू भी करवाया जाएगा और अवधारणा से भी करवाया जाएगा। वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा और अंग भेद कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, भेद क्या है, रचना के आधार पर सरल, मिश्र और संयुक्त, तो ये होते क्या हैं, इनको कैसे पहचानें, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ये आपको जो है वो करवाए जाएंगे। फिर उसके पश्चात हम अगर देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो चाहे एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी आपका स्टेट लेवल का हो, भाषा और लिपि करके आपको एक मेंशन रहता है स्पेशल रूप से कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति या उद्भव कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, लिपि विकास भी करेंगे। देवनागरी का उद्भव और विकास आ जाता है। देवनागरी के दोष और सुधार, की जो देवनागरी लिपि है इसमें समय समय पर सुधार होते रहे हैं। जब किसी चीज़ में कोई दोष होगा तो उस त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें सुधार करते हैं। किन राज्यों की भाषा, राजभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, कि जैसे आपको बोला जाए अपना ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो आप सोच में पड़ जाते हो। हम आपको ऐसे करवाएंगे कि ब्रज भाषा कहाँ पर जाती है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर। आपको एक एक चीज़ याद करवाई जाएगी, कि उसको कैसे याद करवाना है ये हम आपको ट्रिक्स के थ्रू या वैसे बताएंगे। ट्रिक पर हम इतना बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपको अवधारणा आ जाती है एक बार, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। कि जैसे कमायनी में से प्रश्न आता है कि उसका प्रथम या अंतिम सर्ग चिंता और आनंद, परंतु हम आपको उसके 15 के 15 सर्ग याद करवा देंगे कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वैध, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये पूरे के पूरे 15 सीक्वेंस में है। इसी तरह आप कोचिंग के बाद आपके भी ये टिप्स पे हो जाएंगे। ये चीज़ें आपसे कोई पूछेगा, गारसद दासी की पुस्तक का नाम, आप बताओगे इस्तवार, दलाल, लित्रे, त्यूर, एंदोई, हिंदुस्तानी कितने भागों में थी, 2 भागों में थी, पहला कवि उसमें कौन सा है, अंगद है, तो सारी चीज़ें आपके टिप्स में हो जाएंगी। संविधान में हिंदी का स्थान और प्रावधान क्या है, फिर मुहावरे और लुकोक्तियाँ, मुहावरे और लुकोक्तियों को हम सभी क्या करते हैं, अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि अब प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं। पहले बड़ा आसान प्रश्न पूछा जाता है इनमें से और हम सोचते हैं ये हमें आते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है वो बहुत ही कंपटीशन हो चुका है। ये टॉपिक ईजी लगता है, 7-8 प्रश्न जैसे मास्टर कैडर का पंजाब है वो यहीं से, मास्टर कैडर पंजाब के एग्ज़ाम में यहीं से आए थे। कोई भी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। फिर आजकल एक चलता है तकनीकी शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली,
जैसे हिंदी से एडवर्टीजमेंट, आंसर शीट को क्या कहा जाता है, उत्तर पुस्तिका, अकाउंट को लेखा, एडवोकेट को अधिवक्ता। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। पंजाब में मास्टर कैडर के एग्जाम की बात करें जहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है, या केरला के एग्जाम की बात करें वहाँ 6 से 7 प्रश्न इनको आएंगे, जो केरला का असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम है। फिर आ जाता है अलंकार। 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षाओं में अलंकारों से मिल जाते हैं, कि जैसे भामह को अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने कहा है नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये भामा का कथन है। और भामा के इसी कथन के समर्थन में दंडी ने कहा है काव्य धर्मान अलंकार प्रक्षते, तो ये दंडी ने कहा है। एनटीए नेट में ये सूत्र देके आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको सूत्र याद करवा दिए जाएंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। प्रकार क्या होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सिलेबस में आपके अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रमुख रूप से रहते हैं। 2-4 और आ सकते हैं। अनुप्रास के आगे भी भेद होते हैं। परिभाषा पर प्रश्न आ सकता है। भामा और दंडी की पंक्ति देकर के अलंकार पूछा जा सकता है, इसका हम अभ्यास करेंगे। जैसे कि अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी रूपरेखा दी जाती है। यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है। वक्रोक्ति में अन्य अर्थ, टेढ़ी उक्ति, जैसे हे सखी पशुपति कहाँ, यमुना तट धेनु चराए रहो, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। टॉपिक टाइम हम आपको कैसे बताएंगे कि कैसे। और उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में रूप का आरोप कर दिया जाता है, और अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ा करके बात की जाती है। अब आपसे अतिशयोक्ति अलंकार आए तो आप वही एक सबने याद करी होती है कि हनुमान की पूंछ से लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो आप बाकियों से अलग कैसे हो, हम अपने बच्चों को बाकियों से अलग बनाते हैं ताकि वो कहीं इंटरव्यू में या कहीं और जाए तो वो अपनी एक अलग पहचान बता सके। तो कोई अलग चीज़ें होनी चाहिए जो आपको पता हो कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इत पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें क्या है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा में ज्यों का प्रयोग होता है, संभावना व्यक्त होती है। विरोधाभास में क्या होता है, विरोध का आभास होता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें आपका आ जाता है भाग च, जिसमें छंद आ जाते हैं। छंद से भी आजकल 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। छंद की परिभाषा, यति, गति, लय, चरण, पाद आदि के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें वर्णिक छंद और मात्रिक छंद सिलेबस में आपके दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया, कवित्त और कुंडलिया आदि आते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी पाठ्यक्रम चर्चा, जिसमें हमने आपको पूरे पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की है, जिसकी हमने 5-6 वीडियोस बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपने हिंदी साहित्य में पढ़ना क्या है। और यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं, आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब से हम प्रश्नोत्तरी लाएंगे, ट्रिक्स वाली। जो टॉपिक्स है वो कक्षाओं में ही करवाए जाएंगे, ताकि बच्चों के और कंपटीटर ना बढ़े, पहले उनका क्लियर करवा दिया जाए। तो यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही धमाकेदार, धुआंधार ट्रिक्स वाली वीडियोस मिलती रहेंगी, कि जैसे आपको प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे ट्रिक के माध्यम द्वारा। कल या परसों हम एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें आपको रस सिद्धांत इतने आसानी से करवा दिया जाएगा कि कोई भी बच्चा आज के बाद रस सिद्धांत नहीं भूलेगा। और यूट्यूब पर और कहीं पर भी आपको ऐसा रस सिद्धांत नहीं मिलेगा कि जो उसके 4 व्याख्याता हैं उनको कैसे याद करना है, उसको बड़े ही आसान तरीके से आपको याद करवाया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।